हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में एनालिसिस किया था और आगे हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन कोड कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। दोस्तों, हमेशा खुद से वादा करो और एक शपथ लो कि आई कैन डू इट, मैं करके दिखाऊंगा। और जिन्होंने कहा था ना तुमसे नहीं होगा, सबसे पहले तो बस उन्हें ही करके दिखाना है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 नियंत्रण प्रबंधन के बारे में। देखिए, धारा 309, इसमें हम पढ़ेंगे निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियाँ कौन कौन सी है। दोस्तों देखिए दोस्तों, राज्य सरकार किसी अधिकारी को निदेशक स्थानीय निकाय के रूप में चाहे किसी भी पदनाम से हो, ठीक है, नियुक्ति कर सकेगी जो ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे इस अधिनियम या तदधीन बनाई गई किसी भी नियमों के द्वारा या इस प्रत्यायोजित या प्रदत्त की जाएगी। दोस्तों देखिए, राज्य सरकार इतने अन्य अधिकारियों को भी नियुक्त कर सकेगी जो वह निदेशक की सहायता के लिए ठीक समझे और दोस्तों वे निदेशक के निर्देशक तथा नियंत्रण के अधीन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे कि इस प्रकार की नियुक्ति अन्य अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करें और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे तथा ऐसी स्थानीय अधिकारिता जो उन्हें निदेशक के द्वारा समुदिष्ट की जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे हम पढ़ते हैं धारा 310 के बारे में। देखिए दोस्तों, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। बात करें अगर हम राज्य सरकार द्वारा किसी भी सामान्य या विशेष आदेश की, तो इस हेतु नियुक्ति या फिर हम बात करें दोस्तों कि प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। देखिए, कार्यस्थल पर प्रवेश तथा निरीक्षण करवाने की शक्ति है और किसी भी विवरण या फिर लेख दस्तावेजों की जाँच कर सकती है। उपयुक्त शक्तियाँ अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को जो उपखंड अधिकारी की रैंक के नीचे का ना हो उसे प्रत्यायोजित की जा सकेगी। ठीक है, अगली धारा है 311। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों नगर पालिका के कार्यकाल का निरीक्षण करने की शक्ति किस प्रकार की होती है। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम की नियुक्ति या फिर बात करें अगर हम प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को किसी भी नगर पालिका के कार्यालय या फिर निरीक्षक करने तथा ऐसी किसी भी नगर पालिका के अभिलेखों को तलब करने की शक्ति होगी। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों धारा 312 की। इसमें हम पढ़ेंगे कि नगर पालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है, कौन उसे निलंबित कर सकता है। देखिए दोस्तों, यदि राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को लगता है कि नगर पालिका का कोई आदेश जनता को हानि पहुंचाता है या फिर अहितकारी हो, उनके लिए लाभकारी न हो, तो लिखित आदेश द्वारा निष्पादन को निलंबित किया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा किया जा सकेगा? राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकेगा। आगे हम पढ़ते हैं कि इस आदेश की प्रति प्रभावित नगर पालिका तथा राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं कि प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश या फिर राज्य सरकार के विवेकाधीन रहेगा। तो अगर आपसे पूछूं कि ये शक्तियां हैं, इनको कौन निलंबित कर सकता है, अगर जनता के लिए अहितकारी है तो कौन कर सकता है? राज्य सरकार इसे निलंबित कर सकता है। आगे हम बात करते हैं धारा 313 की, आपात की दशा में असाधारण शक्तियाँ। देखिए दोस्तों, आपात की दशा में जिला मजिस्ट्रेट किसी भी कार्य के निष्पादन या किसी कार्य के किए जाने के
किए जाने में अगर राय में निवासियों के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए आवश्यक रहेगा। ठीक है। और अन्य कार्य की लागत नगरपालिका की निधि से भुगतान किया जाएगा, न कि राज्य स्वयं भुगतान करेगी। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं धारा 320 के बारे में। नगरपालिका की स्थापना होने तक उसकी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। अगर आपसे पूछूं तो कि नगरपालिका की शक्तियों का प्रयोग किस धारा में आता है, धारा 320 में आता है। और जब नई नगरपालिका का सृजन किया जाए तो ऐसा अधिकारी समिति या फिर बात करें दोस्तों कि प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा या इस अधिनियम नियुक्त किया जाए कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नगरपालिका की स्थापना होने तक नगरपालिका की शक्तियों का प्रयोग और है जो कि कर्तव्यों का पालन कर सकेगा। और ऐसे अधिकारी या फिर हम बात करें कि समिति या फिर प्राधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नगरपालिका समझा जाएगा, परंतु हमेशा ऐसा अधिकारी समिति या फिर प्राधिकारी नगरपालिका के सृजन के 6 मास के भीतर प्रथम निर्वाचित करवाने तथा नगरपालिका का गठन हो जाने के पश्चात शीघ्रता से उसके है जो कि कर्तव्य ग्रहण किए जाने की व्यवस्था करेगा। परंतु यह और कि ऐसा अधिकारी समिति या फिर प्राधिकारी कोई नया कर प्रस्तावित या फिर अधिरूपित करने और उपविधियां बनाने का हकदार नहीं रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे की हम बात करें धारा 321 की। इसमें हम पढ़ेंगे कि उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिका निधि है या फिर सरकारी देयों के संदाय करने का निर्देश देने की सरकार की कौन कौन सी शक्तियाँ आती है। देखिए दोस्तों, यदि कोई नगरपालिका राज्य सरकार को दे किसी रकम का संदाय करने में व्यक्तिक्रम करे तो राज्य सरकार नगरपालिका निधि की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति को या फिर ऐसे निधि में से किसी अन्य के प्रभार के संदाय पर पूर्वीकर्ता देते हुए उसका संदाय करने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगी। और ऐसा कर्तव्य नगरपालिका की जमा निधि की सीमा तक ऐसे आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध रहेगा। ठीक है। अगली हम बात करें धारा 322 की, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि क्षमता न होने या 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगरपालिका को विघटित करने की सरकार की कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो अगर आपसे पूछूं कि ये शक्ति किसकी है, सरकार की है। कौन सी क्षमता न होने या 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में विघटित करने की शक्ति ये राज्य सरकार से ले सकती है। देखिए दोस्तों, यदि राज्य सरकार को ये लगता है कि नगरपालिका इस अधिनियम के उपबंधों के तहत कार्य नहीं कर रही है तो राज्य सरकार नगरपालिका को विघटित कर सकेगी। यानी कार्यवाही से पहले अध्यक्ष के माध्यम से स्पष्टीकरण का अवसर तथा नगरपालिका के विरुद्ध विवरण तैयार कर अभिकरण के निष्कर्म हेतु भेजा जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होंगे। ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करें दोस्तों धारा 323 की। इसमें हम पढ़ेंगे कि नगरपालिका तथा एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच किस प्रकार विवाद होता है। देखिए, इस अधिनियम या फिर किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी भी मामलों के संबंध में यदि नगरपालिका तथा एक या अधिक अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच कोई विवाद हो जिसके विनिश्चय के लिए इस अधिनियम में अन्यथा उपलब्ध नहीं है तो विद्यमान हो तथा विवाद का सौहार्दपूर्ण रूप से समझौता नहीं होता है तो किस प्रकार कार्य कर सकती है। देखिए दोस्तों, यदि विवाद उसी जिले की किसी अन्य नगरपालिका से या फिर किसी पंचायत से हो तो कलेक्टर विवाद का संज्ञान कर सकेगा। कौन कर सकेगा? कलेक्टर उसका संज्ञान कर सकेगा और स्वयं उसका विनिश्चय कर सकेगा तथा
उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक है। और अन्य सभी मामलों में मामला संभागीय आयुक्त को निर्दिष्ट किया जाएगा। जो विवाद का संज्ञान कर सकेगा उसका विनिश्चय कर सकेगा तथा संभागीय आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक है। आगे हम बात करें उपधारा 1 की। इसमें हम पढ़ेंगे उपधारा 1 में बात करें दोस्तों कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी भी विवाद के संबंध में सिविल न्यायालय द्वारा कोई विवाद ग्रहण नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगली हम बात करें दोस्तों धारा 324 की। इसमें हम पढ़ेंगे कि नगर पालिका और नगर सुधार न्यास या फिर नगर विकास प्राधिकरण या किसी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच विवाद हो सकता है तो उसका किस प्रकार से निपटारा हो सकता है और किन से वे परामर्श ले सकता है। देखिए दोस्तों, किसी भी नगर पालिका और किसी भी नगर विकास या न्यास नगर विकास प्राधिकरण, ठीक है, आवासन बोर्ड या फिर किसी भी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच क्षेत्रीय कर्तव्यकरण संबंधी अधिकारिता से संबंधित समस्त कोई विवाद या यदि हम बात करें कि सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं होते हैं तो उन्हें राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे मामलों पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा। वह स्वयं नहीं ले सकती है कोई भी डिसीजन। ठीक है। आगे हम बात करते हैं धारा 325 की। इसमें हम पढ़ेंगे कि सरकार की नगर पालिका की उप विधियों तथा नियमों को रद्द या फिर पांतरित करने की शक्ति। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार किसी भी समय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी नगर पालिका द्वारा बनाए गए किसी भी नियम या फिर उप विधि को पूर्णत या फिर भागत निश्चित या फिर उपांतरित कर सकेगी, परंतु इस उपधारा के अधीन कोई कार्य बोर्ड करने से पूर्व राज्य सरकार नगर पालिका को आधार जिन पर वह ऐसा करने की प्रस्तावना करती है और संसूचित करेगी। प्रस्तावना के विरुद्ध हेतु निर्दिष्ट करने के लिए नगर पालिका के लिए युक्त कालावधि नियत करेगी तथा नगर पालिका के स्पष्टीकरण तथा आपत्तियों यदि कोई हो उस पर विचार विमर्श करेगी। ठीक है दोस्तों, सरकार की अगर आपसे पूछूं कि धारा 325 में क्या आता है तो आपको याद रखना है कि सरकार की नगर पालिका की उप विधियों तथा नियमों को रद्द या फिर हम बात करें कि उपांतरित करने की शक्ति आती है। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लेना। आगे की हम बात करें दोस्तों कि किसी नियम या उप विधियों का निरसन या फिर उपांतरण यदि अधिसूचना में कोई तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की गई हो तो राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा तथा ऐसी तारीख से पूर्व की गई या फिर लोपित या फिर सहन की गई किसी बात को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें धारा 326 की। ये धारा नगर पालिका अधिनियम की अंतिम धारा है। इसमें हम बात करेंगे कि सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा जो धाराएं हैं 3, 6, 7, 67, 94, ठीक है, 102, 103, 107, 111, 142, 297, 318, 322, 325, 337, 339 और 340 या फिर इस धारा की प्रोक्तव्य शक्तियों या इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन अपील प्राधिकारी नियुक्ति करने की अंतिम को छोड़कर या फिर इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी या फिर किन्हीं शक्तियों को अपने अधीनस्थ करने या फिर अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी।
देखिए दोस्तों, राज्य सरकार ये आदेश भी कर सकेगी कि इस अधिनियम के किसी भी उपबंध द्वारा उसके अधीन या फिर उसके अनुसरण में किसी कलेक्टर या फिर राज्य सरकार के किसी भी अन्य अधिकारी को प्रदत्त सभी या फिर किन्हीं शक्तियों का प्रयोग किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए ऐसे किसी अन्य अधिकारी या फिर प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे इस आदेश में नामित किया गया हो। ठीक है, जिस आदेश के नाम से वह नामित किए जाएं। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास और ये है विशेष आपके लिए ईओ और आरओ की कंप्लीट पीडीएफ नोट्स है। अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज का हमारा बी पार्ट नगर पालिका अधिनियम का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम विशेष स्टैटिक जीके की शुरुआत करते हैं बी पार्ट की कल से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और याद रखना उन लोगों को जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, उनको करके दिखाना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।